इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 350 की फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है पेंटिंग द वॉल्स और इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, एक कोस्ट एरे और एक टाइम एरे। ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि आपको आयत वॉल को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा। आपके पास दो पेंटर्स अवेलेबल है, एक पेड पेंटर है, एक फ्री पेंटर है। पेड पेंटर आयत वॉल को पेंट करने के लिए आयत यूनिट ऑफ टाइम लेगा और आयत यूनिट ऑफ कॉस्ट लेगा। फ्री पेंटर हमारा एक यूनिट ऑफ टाइम में किसी भी वॉल को पेंट कर सकता है और कॉस्ट भी क्या लेगा, 0 लेगा। लेकिन कैच क्या है, हम फ्री पेंटर को तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा पेड पेंटर ऑक्यूपाइड हो। तो इस तरह से हमें गिवन कॉस्ट गिवन टाइम इन दोनों एरे का यूज़ करके प्लस हमारे पेड पेंटर और फ्री पेंटर का यूज़ करके हमें सारी वॉल्स को पेंट करना है मिनिमम कॉस्ट में। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हमारा कॉस्ट एरे है 1 2 3 2 और टाइम है 1 2 3 2, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं जिनको हमें हमारे पेंटर की हेल्प से पेंट करना है। अगर हम ये कहें कि हम फर्स्ट वॉल को पेड पेंटर से पेंट करवाएंगे तो वो क्या लेगा, एक यूनिट ऑफ कॉस्ट लेगा और उसे एक यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। जब हमारा ये पेड पेंटर इस वॉल को पेंट कर रहा होगा तो उसे एक यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। इस टाइम में हम फ्री पेंटर से कोई दूसरी वॉल पेंट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पेंटर ऑक्यूपाइड है तो इस टाइम में हम फ्री पेंटर से भी कोई वॉल को पेंट करवा सकते हैं। तो मान लो हम उस टाइम में ये वाली वॉल को फ्री पेंटर से पेंट करवा लें, फिर हमारे पास 2 वॉल बची तो हम कहते हैं कि हम ये वाली वॉल को पेड पेंटर से पेंट करवाएंगे। तो वो कितना टाइम लेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो इस टाइम में हम 2 वॉल्स को फ्री पेंटर से पेंट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास बची क्या है, केवल एक ही वॉल बची है पेंट करने को, तो हम ये वाली वॉल उससे पेंट करवा लेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हमारी कॉस्ट आएगी 3। नाउ हो सकता था कि हमारी कॉस्ट किसी और वॉल्स को पेड पेंटर से करवाने पर कम आती, तो हमें जो मिनिमम कॉस्ट हम अचीव कर सकते हैं वो कॉस्ट हमें रिटर्न करनी है। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, हमारी कॉस्ट क्या है 2 3 4 2 और टाइम क्या है 1 1 1 1। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम 0th वॉल और 3rd वॉल इसको हमारे पेड पेंटर से पेंट करवा सकते हैं और बची हुई 2 वॉल्स को हमारे फ्री पेंटर से पेंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हर वॉल को पेंट करने के लिए क्या चॉइसेस है। मान लो मैं इस वॉल की बात कर रहा हूँ, इस वॉल को पेंट करने के लिए मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है। आइदर मैं इसे पेड पेंटर से पेंट करवा दूँ, आइदर मैं इसे फ्री पेंटर से पेंट करवा दूँ। सिमिलरली मेरी सेकंड वॉल, इसके लिए मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, मैं इसको पेड पेंटर से पेंट करवा दूँ, मैं इसको फ्री पेंटर से पेंट करवा दूँ। हर एक वॉल के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है कि मैं या तो उसे पेड पेंटर से पेंट करवाऊँ या फिर फ्री पेंटर से पेंट करवाऊँ। तो इस तरह से अगर मैं सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिख दूँ कि मुझे ये वाले इंडेक्स को पेड पेंटर से पेंट करवाना है या फिर फ्री पेंटर से पेंट करवाना है। मेरा रिकर्शन कैसे बनेगा, स्टार्टिंग मेरी कुछ वॉल से शुरू होगी। जैसे इस केस में मुझे कितनी वॉल पेंट करनी है, 4 वॉल पेंट करनी है। तो मेरे पास है कि मुझे 4 वॉल पेंट करनी है और मुझे 0th इंडेक्स यहाँ से शुरू करना है। अब मुझे चुनना है कि मुझे जो 0th इंडेक्स पर जो वॉल है उसको मुझे पेड पेंटर से पेंट करवाना है या फ्री पेंटर से करवाना है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि मैं पेड से पेंट करवाऊंगा, मैं फ्री से पेंट करवाऊंगा। फिर मेरे पास सेम चॉइसेस दोबारा आएंगी मेरी फर्स्ट वॉल के लिए कि मैं इसको पेड पेंटर से पेंट करवाऊँ या फ्री पेंटर से पेंट करवाऊँ। मैंने ऊपर कोई भी चॉइस चुनी हो, हर एक के लिए मेरे पास फिर से 2 चॉइस आएंगी। अगर मैंने 0th वॉल को फ्री पेंटर से भी पेंट करवाया था तो फर्स्ट वॉल के लिए मेरे पास फिर से 2 चॉइस आएंगी कि इसको मुझे पेड पेंटर से पेंट करवाना है या फिर फ्री पेंटर से पेंट करवाना है। सिमिलरली हर एक के लिए मेरे पास फिर से 2 चॉइस आएंगी मेरी नेक्स्ट वॉल के लिए कि मुझे उसे पेड पेंटर से पेंट करवाना है या फ्री पेंटर से पेंट करवाना है। तो इस तरह से हमारा रिकर्शन बनेगा कि हमें स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स से शुरू करना है। हमें ये दिया हुआ है कि हमें 4 वॉल को पेंट करना है। हमारे पास चॉइसेस क्या है कि हम पेड पेंटर से पेंट करवाएं या फिर फ्री पेंटर से पेंट करवाएं, और इस तरह से हमारे रिकर्शन को प्रोसीड करें। जब हम पेड पेंटर को चुनेंगे तो जो मेरा नेक्स्ट रिकर्शन है इसके लिए मेरे ये पैरामीटर्स कैसे अपडेट होंगे। ऑब्वियसली इंडेक्स तो क्या होगा, +1 होगा। जो भी मेरा करंट इंडेक्स है उसमें मैं +1 कर दूंगा। एक मेरा हो जाएगा कि इंडेक्स +1। पहले मैं 0th के लिए देखा था, अब मुझे फर्स्ट वॉल के लिए देखना है कि मुझे पेड पेंटर चाहिए या फ्री पेंटर चाहिए। तो मेरा ये इंडेक्स तो ऐसे अपडेट हो जाएगा। सेकंड, मेरी वॉल्स रिमेनिंग। अब मेरा ये पेड पेंटर एक वॉल को पेंट कर देगा। स्टार्टिंग में मेरी 4 वॉल थी तो -1 3 वॉल रह जाएंगी। लेकिन अब हमारे पास कितने टाइम में ये पेड पेंटर ऑक्यूपाई रहेगा। जैसे मान लो इसने फर्स्ट वॉल पेंट करी तो एक टाइम के लिए ऑक्यूपाई रहेगा। इतने टाइम में हम फ्री पेंटर से कोई वॉल पेंट करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री पेंटर हमारा कोई कॉस्ट ही नहीं ले रहा। तो हमें वॉल पेंट करवाना फ्री पेंटर से बेनिफिशियल होगा। तो हर बार जब हम पेड पेंटर को चुन रहे हैं तो जितना टाइम वो लेगा उतने टाइम में हम फ्री पेंटर से उतनी वॉल्स को पेंट करवा लेंगे। तो हम कितनी वॉल्स पेंट करवा सकते हैं, जो भी इस वॉल के कोरस्पॉन्डिंग टाइम होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, उतना टाइम हम फ्री पेंटर को पेंटिंग में लगा सकते हैं। और फ्री पेंटर क्या करता है, एक यूनिट ऑफ टाइम में एक वॉल को पेंट कर देता है।
तो जितना टाइम यूनिट होगा उतनी वॉल वो पेंट कर देगा। तो मेरा -1 और हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ जो भी मेरा इंडेक्स होगा, कि एक वॉल तो मेरी पेड पेंटर ने पेंट कर दी, तो जितनी वॉल रिमेनिंग थी उसमें से एक तो ये पेंट कर देगा, और जितना टाइम पेड पेंटर लेगा उसको पेंट करने में, उतने टाइम में मेरा फ्री पेंटर उतनी वॉल्स को पेंट कर देगा। तो मेरी रिमेनिंग वॉल्स कितनी रह जाएगी, जो भी मेरी रिमेनिंग वॉल पहले होंगी -1 मेरे पेड पेंटर के लिए, माइनस टाइम जो भी वो पेंटर उस वॉल को पेंट करने के लिए लेगा। ये तो हो गए मेरे पैरामीटर जो कि मेरे रिकर्सिव फंक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर मैं पेड पेंटर को चुनता हूँ तो मुझे कुछ कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी। कितनी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। तो ये मेरी कॉस्ट में ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो भी होगी ये मेरी कॉस्ट में ऐड होगी, प्लस नेक्स्ट इंडेक्स से जो बाकी वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट आएगी वो मेरी ऐड होगी। तो पेड पेंटर के लिए मेरा रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा कि मुझे इतनी तो कॉस्ट लगेगी, इस वॉल को पेंट करने की इतनी तो कॉस्ट लगेगी, प्लस मुझे देखना है कि नेक्स्ट से लेकर लास्ट वॉल तक पेंट करने की मुझे कॉस्ट क्या लगेगी। यानी कि मुझे इंडेक्स +1 यहाँ से देखना है, और मेरी वॉल्स कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, जितनी पहले थी -1 मेरे पेड पेंटर के लिए, माइनस टाइम ऑफ इंडेक्स मेरे फ्री पेंटर के लिए, इतनी वॉल मेरी रह जाएगी। फ्री पेंटर के केस में क्या होगा, फ्री पेंटर को मैं इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं इस वॉल को पेड पेंटर से पेंट नहीं करवा रहा। लेफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि मैं पेड पेंटर से इसको पेंट करवा रहा हूँ। फ्री पेंटर को मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि मैं इसको पेड पेंटर से पेंट नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि फ्री पेंटर को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा पेड पेंटर ऑक्यूपाइड ना हो। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि फ्री पेंटर हमारा इस वॉल को पेंट कर ही पाएगा। किस पर डिपेंडेंट है वो, कि पेड पेंटर मेरा उस टाइम पर ऑक्यूपाइड है या नहीं है। तो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमने पेड पेंटर से इस वॉल को अभी पेंट नहीं करवाया है। तो हम इसको पिक नॉट पिक की तरह देखेंगे कि हमें पेड पेंटर से पेंट करवाना है या नहीं करवाना। तो अगर हमने इसको पेड पेंटर से पेंट नहीं करवाया तो हमारा रिकर्शन कैसा होगा, हमारी कोई कॉस्ट ऐड होगी ही नहीं, और फंक्शन में क्या जाएगा, इंडेक्स तो +1 ही जाएगा। मेरे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए देखना है, और वॉल्स कितनी रहेंगी, जो मेरी पहले थी वही रहेंगी। अभी हमारी कोई वॉल पेंट हुई ही नहीं, तो सेम वॉल्स रह जाएंगी। तो इस केस में हमारा इस तरह से जाएगा। ओरिजिनली हम क्या सोच रहे थे कि हम पेड पेंटर से पेंट करवाएंगे या फिर फ्री पेंटर से पेंट करवाएंगे, लेकिन हमारा कॉन्स्टेंट क्या आ गया कि हम फ्री पेंटर से तभी पेंट करवा सकते हैं जब हम उसे पेड पेंटर से पेंट ना करवाएं। तो हमने इस प्रॉब्लम को कैसे मॉडिफाई कर दिया कि हम इस वॉल को पेड पेंटर से पेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, और हम फ्री पेंटर की वॉल्स को किस में कंसिडर कर लेंगे, जो हमारा पेड पेंटर का टाइम होगा कि इतनी वॉल्स वो पेंट कर देगा। लास्ट में हम देख लेंगे कि हमारी सारी वॉल्स पेंट हो गई या नहीं हो गई। तो बेसिकली हम इस वाले रिकर्शन में फ्री वॉल को पेंट होना कंसिडर ना करके क्या कर रहे हैं, हम पेड पेंटर के रिकर्शन में फ्री पेंटर जो वॉल पेंट कर पा रहा है उसको कंसिडर कर ले रहे हैं। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं कि पेड पेंटर से पेंट करवाना है या नहीं करवाना। बस लास्ट में हम बेस कंडीशन चेक कर लेंगे कि हमारी सारी वॉल्स पेंट हो गई या नहीं हो गई। एक बार हम इसका बेसिक रिकर्शन का कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे रहेगा, फिर हम देखेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं और हमारी बेस कंडीशंस क्या रहेगी। हमें कोड में क्या दिया था, कॉस्ट वेक्टर दिया था, टाइम वेक्टर दिया था। हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना था और उसमें पास क्या क्या करना था, हमारा 0th इंडेक्स, और हमें कितनी वॉल पेंट करनी है, हमें कितनी वॉल पेंट करनी है, जितना हमारा कॉस्ट एरे या फिर टाइम एरे का साइज होगा उतनी हमें वॉल दी हुई है। तो हमने ये दोनों पैरामीटर पास कर दिए, साथ में हमने कॉस्ट और टाइम ये वाले एरे भी पास कर दिए। फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन पर इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले कुछ बेस कंडीशन लिखनी है। ये अभी हम देखते हैं कि हमारी बेस कंडीशंस क्या है। फिर हमें क्या करना है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है कि इस वॉल को पेड पेंटर से पेंट करवाऊं या फिर ना करवाऊं। तो अगर हम इसको पेड पेंटर से पेंट करवा रहे हैं, इस इंडेक्स वाली वॉल को पेड पेंटर से पेंट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें एक कॉस्ट लगेगी, जो भी इस इंडेक्स की कॉस्ट होगी वो हमें लगेगी, प्लस क्या होगा, हमें नेक्स्ट इंडेक्स पर जाना होगा। और अब हमारी वॉल्स रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, जो ओरिजिनल वॉल रिमेनिंग थी -1 हमारे पेड पेंटर के लिए, माइनस टाइम ऑफ इंडेक्स, कि इस पेड पेंटर को इस वॉल को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में फ्री पेंटर भी उतनी वॉल्स को पेंट कर देगा। तो माइनस टाइम ऑफ इंडेक्स हमारे फ्री पेंटर के लिए, और बाकी हमारे कॉस्ट ऑफ टाइम ये है। नाउ अगर हम पेड पेंटर से इस वॉल को पेंट नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वॉल अभी हमारी पेंट नहीं हुई, तो हमारा इंडेक्स +1 हो गया और हमारी वॉल रिमेनिंग एज इट इज़ रह गई, और हमने कॉस्ट ऑफ टाइम इन्हें पास कर दिया। लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमारी इसकी कॉस्ट आएगी और जो भी हमारी नोट पिक की कॉस्ट आएगी, दोनों का मिनिमम लेना है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो जो भी पिक करने की कॉस्ट आएगी, जो भी नोट पिक की कॉस्ट आएगी, उसका हम मिनिमम ले लेंगे। नाउ अब हमारा रिकर्शन है तो हमें इसे टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। बेसिकली हमारी बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बेस कंडीशन क्या क्या हो सकती है, सबसे पहली बेस कंडीशन तो क्या हो सकती है, हम वॉल रिमेनिंग, हमें सारी वॉल्स को पेंट करना है। तो अगर हमारी सारी वॉल्स पेंट हो जाए, यानी कि हमारी रिमेनिंग वॉल्स कितनी रह जाए, 0 रह जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी। तो अगर हमारी सारी वॉल्स पेंट हो गई, यानी कि हमारी वॉल रिमेनिंग 0 या उससे कम हो गई, तो हम सीधा 0 रिटर्न कर दें,
कि हमें और एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी पेंट करने की। सेकंड क्या होगा, हम हर बार इंडेक्स +1 कर रहे हैं, हम एरे के इंडेक्सेस को स्कैन कर रहे हैं और हर बार हमारे रिकर्सिव फंक्शन में इंडेक्स +1 कर रहे हैं। अगर हम इंडेक्स +1 कर रहे हैं तो ये हमारा इंडेक्स कभी एरे के आउट ऑफ बाउंड भी जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर हमारी वॉल रिमेनिंग 0 है तो हमारी यहीं से रिटर्न हो जाएगी। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारी वॉल्स पेंट करने के लिए बची हैं। लेकिन अब अगर हमारा इंडेक्स आउटसाइड बाउंड्री चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी पेंट करने के लिए वॉल बची हैं, लेकिन हमारे पास कोई चूज़ करने के लिए चॉइस ही नहीं बची है। हमारा पूरा एरे खत्म हो गया और हमारे पास कोई चॉइस बची ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस रिकर्शन यानी कि अब तक जो हमने चॉइसेस ली हैं, इन वाली चॉइसेस को कंसिडर नहीं करना है, हमें बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ का मिनिमम निकालना हो और उस केस में ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें इस चॉइसेस को इग्नोर करना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक काफ़ी हाई वैल्यू रिटर्न कर दो। हाई वैल्यू से क्या होगा, हमेशा आपके मिनिमम में ये वैल्यू पिक ही नहीं होगी। आप क्या कर रहे हो, मिनिमम ले रहे हो हर पॉइंट पर, तो जब आप एक काफ़ी बड़ी वैल्यू दे दोगे तो ये मिनिमम में पिक ही नहीं होगी। अल्टीमेटली हमारे आंसर में ये वाली चॉइसेस पिक नहीं होंगी। सिमिलरली अगर आपको किसी प्रॉब्लम में मैक्स करना होता तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक काफ़ी लो वैल्यू, इन केसेस में एक काफ़ी लो वैल्यू रिटर्न कर दो ताकि आपके आंसर में कभी वो पिक ना हो। तो इस तरह से हमारा जनरल रिकर्शन का स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन अगर हम देखें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम हर वॉल के लिए 2 चॉइसेस हैं, हम सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास हर वॉल के लिए 2 चॉइसेस हैं तो n वॉल्स के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2n, यानी कि हमारी इतनी ब्रांचेस बनेगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल में, जो कि टाइम आउट मार जाएगी। तो अब हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको मेमोराइज करते हैं, बेसिकली डीपी लगा देते हैं। तो हम ये कैसे चेक करें कि हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स होगी या नहीं होगी। एक तरीका तो क्या है, हम इसका एक्चुअल रिकर्शन ट्री बनाएं और उसमें फिर देखें कि हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही। सेकंड तरीका क्या है, अगर हम इस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी किस टाइप की प्रॉब्लम है, पिक नॉट पिक। और हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर किस टाइप की प्रॉब्लम्स में आता है, जनरली नैपसैक प्रॉब्लम में आता है 0-1 कि लो या ना लो। और आप ऑब्जर्व करते हो कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी जिसमें आप इस तरह से रिकर्शन लिखते हो कि हमें इसको पिक करना है या नहीं करना, हर एक इंडेक्स पर अगर आप ये चॉइसेस लगाते हो कि हमें इसको पिक करना है या नहीं पिक करना, तो हमेशा आपकी स्टेट्स रिपीट होती हैं। आप इसको एक्चुअल रिकर्शन ट्री बनाकर देख सकते हो, पर जब भी आप इस टाइप का रिकर्शन लिखोगे हमेशा आपकी स्टेट्स रिपीट होंगी। तो आप बिना सोचे सीधा सीधा इसको मेमोराइज कर सकते हो। मेमोराइज आप किसको करते हो, जो आपके चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं। इसमें हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या हैं, एक तो इंडेक्स है और एक रिमेनिंग वॉल्स है। ये 2 वेरिएबल्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तो हम इन चेंजिंग वेरिएबल्स को मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक n×n इतने साइज का DP array लेना पड़ेगा। फिर जब हमारी बेस कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि हमने यहाँ पर ये कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट तो नहीं कर रखी, इस इंडेक्स और इस रिमेनिंग वॉल, इसके लिए हमने ऑलरेडी ये कॉस्ट कैलकुलेट तो नहीं कर रखी। अगर कर रखी है तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न मार जाओ, अदरवाइज अपने इस रिकर्शन को आगे बढ़ाओ। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम रिटर्न करते हैं उस टाइम पर जो वैल्यू है उसको हमारे DP array में मेमोराइज कर लेते हैं। बेसिकली क्या लिख देते हैं, DP ऑफ इंडेक्स वॉल रिमेन, इसमें ये वैल्यू को स्टोर कर लो। तो हम इस तरह से इसमें DP लगाकर इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 2 डायमेंशनल DP array लेंगे। किस साइज़ का लेना पड़ेगा, हमारी इंडेक्सिंग तो किससे शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, तो हम n साइज़ का तो फर्स्ट डायमेंशन ले सकते हैं, इंडेक्स इंटू वॉल रिमेनिंग, इस टाइप का हम 2D array लेंगे। और सेकंड डायमेंशन हमें क्या लेना पड़ेगा, हमारी वॉल रिमेनिंग का इंडेक्स किससे शुरू होगा, अगर 1 वॉल रिमेनिंग है तो फर्स्ट इंडेक्स को रेफर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सेकंड पैरामीटर को n+1 इस साइज़ का लेना पड़ेगा, n इंटू n+1 इस साइज़ का हमें एरे लेना पड़ेगा। और इसको स्टार्टिंग में हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। -1 ये इंडिकेट करेगा कि अबे हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, फ्यूचर में जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू -1 की जगह कुछ और अपडेट हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। रिकर्शन में हम क्या करेंगे, जब हमारी बेस कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी DP में ये इंडेक्स और वॉल रिमेनिंग इस पर -1 स्टोर है या कुछ और स्टोर है। -1 स्टोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं की है, और अगर -1 नहीं है यानी कि हम इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहीं से ये वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न कर दो, फिर से इस पर रिकर्शन कॉल मत करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रिकर्शन कॉल करेंगे पिक नॉट पिक, और लास्ट में हम मिनिमम पिक करते हैं। जो भी हमारी पिक और नॉट पिक इनमें से मिनिमम आएगी वो रिटर्न करते हैं। लेकिन रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मेमोराइज कर लेंगे, DP ऑफ इंडेक्स वॉल रिमेनिंग, इसमें ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे ताकि दोबारा से अगर हमारे पास ये सब प्रॉब्लम आए तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकें। अब इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हमारे इंडेक्स कितने थे, n थे, जो हमारे एरे का साइज था, इतने इंडेक्स हो सकते हैं। हमारी वॉल रिमेनिंग कितनी हो सकती है,
जितनी स्टार्टिंग में हमारे पास पेंट करने के लिए वॉल्स हो, वो कितनी थी स्टार्टिंग में, जो हमारे एरे का साइज था, यानी कि n इंटू एन। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, n स्क्वेयर में। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, जो कि हमारा डी पी एरे होगा, हमने एक डी पी एरे यूज़ किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, n स्क्वेयर में। पहले हमारी थी 2 raised to power n, अब हमने डी पी लगाकर टाइम और स्पेस दोनों को क्या कर दिया, n स्क्वेयर। थैंक यू गाइज।